हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में। और आज हम बात करने वाले हैं जिस चीज़ से आप डरे हुए हो कि शिक्षा नीति जो 2020 में अभी आई है, इसमें क्या शिक्षकों के लिए कोई फ़ायदा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल है। क्या फ़ायदा है और किन बातों से फ़ायदा होगा, उन सभी चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। स्टार्टिंग से लेकर इस एंड तक वीडियो को देखना और लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। जो भी बातें होंगी वो सारी मेरी समझ के अनुसार, जो मैंने बातें पढ़ी हैं, जो मैंने समझी हैं, उनके अनुसार होंगी और आप उनसे एग्री भी करेंगे, ये मेरा वादा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहली बात क्या आती है कि किन बातों का असर दिखेगा, किस चीज़ पर असर दिखेगा? शिक्षकों की भर्ती पर असर दिखेगा। आप जो लोग शिक्षक बनना चाहते हो उनकी भर्ती पर किन बातों से असर दिखेगा, और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या असर दिखेगा या क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो उन सब चीज़ों पर देखेंगे। इस पूरी वीडियो में मैं आपको नुकसान नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ फ़ायदा बताने वाला हूँ। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें नुकसान आपको अलग से मैं बता दूंगा। थोड़े बहुत नुकसान है, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो यहाँ एक एक करके ध्यान से देखें। सबसे पहली बात क्या है कि सबसे पहला जो असर पड़ेगा वो इस बात से कि ये शिक्षा नीति कहती है कि संस्कृत भाषा के शिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि संस्कृत भाषा को स्कूल में पढ़ाया जाए, इस बात पे बहुत जोर दिया जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, दूसरा असर किस बात से दिखेगा आपको? अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी या अब नहीं रहेगी उतनी। पहले क्या होता था कि इंग्लिश मैंडेटरी है, आपको पढ़नी ही पड़ेगी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आगे जाके अगर आपको जॉब चाहिए तो अंग्रेजी अगर आपको नहीं आती या आपने नहीं पढ़ी या आपका सब्जेक्ट नहीं था, आप इंग्लिश मीडियम से नहीं थे, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो अब उसी अंग्रेजी को जो अनिवार्यता थी उसकी अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी या अब उतनी नहीं रहेगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है भाई कि ट्रांसफ़र में कमी आएगी। ट्रांसफ़र में कमी आएगी, इसका अर्थ क्या है कि पहले क्या होता था कि आपको 1 साल एक जगह रहना है, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद ट्रांसफ़र होगा ही होगा, ये तय था। ठीक है, या फिर ऐसा होता था कि अगर आप दिल्ली से हो तो आपको कहीं दूसरी जगह ज्वाइनिंग कराई जाएगी, या फिर ये मैंडेटरी था कि आपको अपनी पूर्ण जो है प्रोफेशनल लाइफ में आपको 5 साल नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है अपना शिक्षा में योगदान देना ही पड़ेगा, वहाँ जाकर आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। ये फिक्स था, खास तौर पर केवीएस में। लेकिन अब जो बात बोली गई है वो क्या बोली गई है? ट्रांसफ़र किसी का तभी किया जाए सिर्फ जब उसको प्रमोशन देना हो। मतलब क्या करना हो? उसे प्रमोशन, उसकी पोस्ट बढ़ानी हो, तभी उसका ट्रांसफ़र संभव हो पाएगा। कुछ इस प्रकार की इस नीति में जो है स्कोप दिए गए हैं। इसके अलावा अब अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि मेरे लिए प्रमोशन ज़रूरी है या मेरे लिए ट्रांसफ़र ज़रूरी है, अगर आपके लिए प्रमोशन ज़रूरी है तो करा लो ट्रांसफ़र, और अगर आपके लिए अपनी जगह पर रहना ज़्यादा ज़रूरी है तो मत लो प्रमोशन। तो जो आपकी अभी सैलरी है उसी सैलरी में आप कंटिन्यू करो। जो नॉर्मल आपका ईयरली हाइक जो होता है, जितने % हाइक होता है वो आपका होता रहेगा, और नॉर्मल आप अपनी जॉब करते रहो। इसका मतलब कि आपको ट्रांसफ़र की ज़रूरत जो है बिल्कुल भी नहीं है और प्रमोशन की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये चाहते हो कि मैं अपनी जगह पर ही बना रहूं। ठीक है, उसके बाद भाई फोर्थ पॉइंट, विदेशी भाषा के जो कोर्स हैं वो अब सामने आएंगे। फॉरेन लैंग्वेजेस के जो कोर्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे ये कोर्सेज कौन से होते हैं या कब देखे जाते हैं? जैसे मान लीजिए आप ताजमहल जाते हो, आगरा जाते हो आप, तो आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। आपको तो चलो ठीक है भाई, हिंदी में गाइड कर दिया जाएगा, जो कहीं बाहर से आया है उसको कैसे गाइड करोगे? जैसे मान लो कोई जर्मनी से आ गया, कोई इटली से आ गया, कोई फ्रांस से आ गया, कोई चीन से आ गया, चीन से, तो उसको कैसे गाइड करोगे? तो लोगों को फॉरेन लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि इस सेक्टर में भी अब पढ़े लिखे लोगों का आगमन हो, पढ़े लिखे लोग अब गाइड बन पाए। अब आपको अगर आप देखोगे ना, तो आगरा का ताजमहल अगर आप देखने जाओगे तो वहाँ आपको इंग्लिश बोलने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन वो जो इंग्लिश बोलता है वो ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश लिख भी पाए। तो अब सरकार क्या चाहती है कि जो गाइड हैं वो भी पढ़े लिखे हों। तो उस वजह से विदेशी भाषा के जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल कराए जाएंगे। और अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो तो कई बार वीज़ा कैंसिल कर दिया जाता है, किस बात की वजह से कि आपको उस देश की भाषा नहीं आती, या इंग्लिश जो एक कॉमन लैंग्वेज है
कन्वर्जेशन के लिए वो नहीं आती। तो अब वो जो चीज़ें हैं वो नहीं रहेंगी, आप किसी भी विदेशी भाषा का कोर्स कर पाओगे। अगर आप विदेशी भाषा का कोर्स कर सकते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर भी चाहिए। फायदे बाद में गिनाऊंगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट कहता है भाई RTE 12th तक लागू होगा, मतलब राइट टू एजुकेशन, शिक्षा पर अधिकार। अब तक क्या था, सिर्फ 14 साल तक था, लेकिन अब क्या होगा 18 साल तक हो जाएगा, ठीक। मतलब 12वीं तक की शिक्षा जो है वो अनिवार्य कर दी जाएगी। ज़रूरी होगा कि अब 12वीं तक बच्चे पढ़ें ही पढ़ें। अब इसके भाई देखो दो चीज़ें सामने आ सकती हैं, या तो ये कि 12वीं तक किसी बच्चे को फेल ना किया जाए, जो कि असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब फिर बात ये होगी कि शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाया जाएगा और बच्चों को इतना काबिल बनाया जाएगा कि वो 12वीं पास कर सकें। और इस शिक्षा नीति में काफ़ी ज़्यादा ढील दिखाई गई है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई गई हैं, ताकि बच्चों पर बोझ ना पड़े और बच्चे इंटरेस्ट के साथ और फ़ायदा देखते हुए। पहले क्या था, पहले ये था 12वीं पास कर ली, अभी जॉब की कोई गारंटी नहीं है, उसके बाद BA करो, उसके बाद भी जॉब की कोई गारंटी नहीं है, फिर उसके बाद कोई मास्टर कोर्स करो, अब भी जॉब की कोई गारंटी नहीं है, तो फिर जॉब की गारंटी होगी कब, कभी भी नहीं होगी। लेकिन अब जो शिक्षा नीति है, फ़ायदा बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद भाई 6th पॉइंट क्या है, 6ठी क्लास से कंप्यूटर कोर्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 6ठी क्लास से कोडिंग बच्चों को सीखने को मिलेगी, जिससे क्या होगा भाई कि कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं फ़ायदे की तरफ कि क्या फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि क्योंकि ये देखो, क्योंकि संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इस वजह से हर स्कूल में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से होगा ये कि संस्कृत के शिक्षकों की नई भर्तियां निकलेंगी, ठीक है, और उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, इंटरव्यू में अंग्रेजी का असर खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी की अब अनिवार्यता नहीं रही, तो क्या होगा, इंटरव्यू में अंग्रेजी का असर खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो पहले क्या हुआ करता था, ऐसा बोलते थे कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो ऐसा हो सकता है कि कोई साउथ इंडिया का कोई टीचर आपके सामने बैठा हो, कोई इंटरव्यू लेने वाला आपके सामने बैठा हो, और जो साउथ के होते हैं उनको इंग्लिश ज़्यादा आती है, उनको हिंदी नहीं आती। अगर आप हिंदी बोलते हो और उसे हिंदी समझ नहीं आती, तो वो आपका इंटरव्यू किस में लेगा, वो तो इंग्लिश में लेगा, और एंड में क्योंकि आप अपनी बातें उसके सामने ठीक से रख नहीं पाओगे, इसलिए आपको फेल कर देगा। लेकिन अब क्या होगा, अब ये जो अंग्रेजी है ना, इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई। अब क्या हुआ, अब दोनों लोग एक ही पोजीशन पर आ गए। अगर इस साउथ के टीचर को हिंदी नहीं आती और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो दोनों बराबर हो गए, आपको इंग्लिश के आधार पर आपको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर आप अपना इंटरव्यू हिंदी में भी देना चाहेंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये होने की 99% पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इस वजह से अब इंटरव्यू में राहत मिलेगी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए आपको इंग्लिश फिर भी सीखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि काम बहुत पड़ते हैं। जैसे कि मान लो स्कूल ने आपको कोई मेल कर दिया, तो मेल किस पे आएगा, जीमेल पर आएगा। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो जीमेल तो हिंदी में होता नहीं है, वो तो इंग्लिश में होता है, तो आप पढ़ोगे कैसे। तो इस वजह से आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, लेकिन शिक्षा नीति कहती है कि अब इंग्लिश की अनिवार्यता उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। थर्ड पॉइंट है भाई, अपने क्षेत्र में आपकी भर्ती, आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो आप ही के क्षेत्र में होगी, कहीं दूसरे क्षेत्र में नहीं होगी। कैसा होता था, जैसे मैं भी इस चीज़ से परेशान था बहुत पहले। जब मैंने 12th पास की थी तो मैंने कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह अटैम्प्ट किए थे, तो उसमें जो मुझे सेंटर मिला करते थे बहुत दूर दूर मिला करते थे। मैं रोहिणी में रहता हूँ, मुझे यूपी बॉर्डर पे सेंटर मिलेगा, बताओ इतनी दूर जाके कौन एग्ज़ाम दे के आएगा। फिर ऐसे ही मैंने एक और एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, वो मेरा चंडीगढ़ में सेंटर रख दिया था, तो फिर मैंने एग्ज़ाम देना ही छोड़ दिया था। तो अब ये क्या था, अब इस चीज़ से साफ साफ ये दिखाई देता है कि भाई हाँ, लोगों को दिक्कतें आती हैं। और स्पेशली मान लीजिए कि आपके घर में कोई लड़की है, ठीक है, आपकी बच्ची है, और आप उसे टीचर बनाना चाहते हो, लेकिन फिर उसके बाद ये पता चले कि ठीक है टीचर तो लग जाएगी, लेकिन इसको अंडमान निकोबार में पोस्टिंग मिलेगी,
तो ये कौन सा सेंस हुआ? पूरी फैमिली को वहां शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर आपको अपनी लड़की को वहां भेजना पड़ेगा? और आज के माता पिता इतने प्रोटेक्टिव होते हैं और माहौल भी ऐसा है कि कोई भी अपनी लड़की को इतनी दूर पोस्टिंग नहीं देना चाहता, सब अपने पास रखना चाहते हैं। तो अब क्या हुआ है? अब हुआ ये है कि जो जहां का है उसके क्षेत्र के आसपास ही, मतलब दिल्ली का है तो उसके घर से दूर पोस्टिंग मिले, लेकिन मिलेगी दिल्ली में ही। तो इस तरीके के प्रावधान थोड़े से ज्यादा किए गए हैं, ठीक है। इससे होगा क्या? इससे फोर्थ पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, लड़कियों के लिए बहुत फायदेमंद बात होगी और उन्हें जॉब करने में बहुत आसानी होगी। जो कुछ पेरेंट्स अपनी लड़कियों को सिर्फ इस वजह से जॉब नहीं करने देते थे या फिर नंबर आने के बाद भी, रैंक आने के बाद भी वो शिक्षक के लिए उसे ज्वाइनिंग नहीं करने देते थे, क्योंकि ज्वाइनिंग किसी दूसरे स्टेट में है, बहुत ही दूर है, एडजस्ट नहीं किया जा सकता, या उसके जो ससुराल वाले हैं वो अलाउ नहीं करते हैं। तो इस वजह से लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा फायदे वाली चीज़ देखने को मिलेगी। पांचवा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था भाई? मैंने बताया था कि विदेशी भाषा के कोर्स आएंगे। अगर कोर्स आएंगे तो शिक्षक भी चाहिए, वरना कोर्स कौन कराएगा? तो इस वजह से विदेशी भाषा के जो फॉरेन लैंग्वेजेस के जो कोर्स होते हैं उनके लिए शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए फिर भर्तियां निकलेंगी और बहुत बढ़िया भर्तियां निकलेंगी। क्योंकि मैंने ये देखा है कि काफ़ी बच्चे प्राइवेट स्कूल में सिर्फ इसी वजह से जाते हैं क्योंकि वहाँ जर्मन कोर्स कराए जाते हैं, फ्रेंच कोर्स कराए जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अब सरकारी स्कूलों में अगर ये भर्तियां निकलेंगी तो ज़रूरी है कि प्राइवेट स्कूलों के जो कुछ बच्चे जो बहुत ही मेहनत मशक्क़त करके उनके पेरेंट्स उनको किसी तरीके से मैनेज कर रहे थे प्राइवेट स्कूल में, वो अब सरकारी स्कूल की तरफ रुख करें। और अगर रुख करेंगे तो सरकारी स्कूलों में जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, तो टीचर ज़्यादा चाहिए, तो भर्तियाँ ज़्यादा निकलेंगी। सिक्स्थ पॉइंट भाई, सिक्स्थ पॉइंट क्या है? ज़्यादा भर्तियाँ निकलेंगी। क्यों निकलेंगी भाई? वो इस वजह से क्योंकि अगर ये पूरी जो शिक्षा नीति है अगर ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो गई तो उसके बाद प्राइवेट स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में कोई खास फर्क नहीं रह जाएगा। कोई प्राइवेट स्कूल इंटर्नशिप नहीं कराता है। इंटर्नशिप का मतलब समझते हो ना, कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, छठी क्लास में आपको उस कंपनी में नौकरी करके, नौकरी तो नहीं बोलेंगे, सिंपली ज्वाइनिंग करके उसके काम को प्रैक्टिकली समझने का अवसर दिया जाएगा। और सिर्फ छठी क्लास में नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि छठी क्लास के बाद फिर से आपको कभी दोबारा मौका मिले कहीं ज्वाइनिंग करने का। तो क्या रहेगा? आपको प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगी और आपके आगे 12th पास करने के बाद नौकरी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और मैं तो भाई भगवान से दुआ करता हूँ कि उसके बाद कभी ना कभी सरकार के दिमाग में ये बात डाले कि 12वीं में प्लेसमेंट चालू करो, और अगर कोई सरकारी कॉलेज है तो उसमें भी प्लेसमेंट के लिए लोगों को भेजो, जैसे प्राइवेट स्कूल करते हैं। वैसे तो देखो IIT में प्लेसमेंट होता ही है, लेकिन फिर भी हर कंपनी से टाई अप करके प्लेसमेंट प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे बच्चों का बहुत फ़ायदा होगा। उससे होगा क्या कि जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं ना, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उनमें जो स्टूडेंट्स की एडमिशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और उसके बाद टीचर ज़्यादा चाहिए तो शिक्षकों की भर्ती ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल क्या मानते हैं? डोनेशन मांगते हैं। और सच्चाई बताऊं कितनी मांगते हैं? इनकी डोनेशन शुरू होती है 1 लाख से शुरू होती है और इनकी डोनेशन 5 लाख तक पहुंच जाती है। वो भी किस बच्चे के लिए पता है? नर्सरी के बच्चे के लिए। हैरानी होती है कभी कभी मुझे। तो इतनी डोनेशन दे के किसी ऐसे स्कूल में एडमिशन कराना जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जा रही है, इंटर्नशिप नहीं कराई जा रही है, तो इससे बढ़िया है कि गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला कराओ। और अगर दोनों ही स्कूल में सेम चीज़ हो रही है तो फिर गवर्नमेंट स्कूल में फीस कम है, इसमें दाखिला कराओ। तो इस तरीके से जो हमारी सरकार है उसकी पूरी कोशिश है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का जो एक बेंचमार्क सेट किया गया है उसको बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव किया जाए, उसकी क्वालिटी इंप्रूव की जाए, और उसके लिए ज़्यादा भर्तियाँ होंगी ही होंगी, ये जाहिर सी बात है। 7th पॉइंट अपना 7th पॉइंट क्या कहता है कि कंप्यूटर शिक्षक की अधिक भर्तियां निकलेंगी। क्यों निकलेंगी? क्योंकि मैंने बताया ना कि देखो हमारी जो सरकार है वो कुछ सब्जेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। पहला सब्जेक्ट है मैथ्स, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। दूसरा सब्जेक्ट है साइंस, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। और तीसरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। इन 3 सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा अधिक ध्यान दिया जा रहा है। तो मैथ्स और साइंस के तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टीचर्स हैं या फिर लग सकते हैं, ऑलरेडी वो पढ़ाई करके बैठे हैं। लेकिन कंप्यूटर में मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा स्कूल्स अवेलेबल हैं। जो मेरा स्कूल था बहुत बढ़िया स्कूल था, लेकिन उसमें भी कंप्यूटर जो टीचर थे वो अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से हमें कोर्स ही नहीं मिला वो। तो अब क्या है, अब सरकार कह रही है कि भाई छठी से कंप्यूटर अनिवार्य कर दिया जाएगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट मिला करते थे, छठी क्लास में कॉन्ट्रैक्ट मिला करता था
स्कूल्स को। तो इस वजह से मेरे स्कूल में 6ठी से लेके 8वीं तक जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट था तब तक सब्जेक्ट था, लेकिन 8वीं के बाद खत्म हो गया। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे और जो कंप्यूटर की शिक्षा है वो अनिवार्य कर दी जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा कि कंप्यूटर शिक्षक की भर्तियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकलेंगी। तो कुल मिलाकर बात ये है, बहुत सारे कारण हैं कि शिक्षक लगना आसान होगा, शिक्षक की भर्तियां ज़्यादा निकलेंगी। लेकिन तीसरी बात, फिर भी आपको डराते हैं लोग। क्यों? क्योंकि डरोगे तभी तो बात मानोगे। आजकल ज्योतिष के पास जाते हो, जाते ही क्या कहते हैं, देखो ऐसा है, आप पे क्या बोलते हैं, शनि की दशा चल रही है, आप पे 9 ग्रह दोष है, आप पे ये दोष है, आप पे वो दोष है, आपके घर में आग लग जाएगी, आपका रिश्ता टूट जाएगा। तो अब आप पूछोगे डर के कि क्या करूं फिर? तो करो ऐसा कि 1500 रुपए दो, मैं आपके लिए यज्ञ करवाऊंगा, आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। और उसके बाद लोग डर के दे भी देते हैं पैसे, हद की बात है। यकीन नहीं मानोगे, मैं क्या ही तो बताऊं आपको, थोड़ा सा सच्चाई की बात है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। मेरे सामने एक व्यक्ति ने 99,000 का ऑर्डर मेरे सामने बनाया। क्या बोल के? सिर्फ ये बोल के कि आपकी पत्नी से आपका रिश्ता टूट जाएगा, तलाक हो जाएगा, मान जाओ, अभी भी इस ग्रह क्लेश से बाहर निकाल लूंगा, 99,000 रुपए दो और आपके लिए मैं यज्ञ करवा दूंगा। उस व्यक्ति ने मेरे सामने उसी टाइम 51,000 रुपए दिए। क्यों? क्योंकि वो डर गया था। तो इसी वजह से लोग आपको डराते हैं कि शिक्षक की भर्ती मुश्किल हो जाएगी, ये मुश्किल हो जाएगा, वो मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इंस्टीट्यूट में दाखिला लो, आप ऑफलाइन कोर्स उनके ज्वाइन करो, आप अलग अलग चीज़ें ज्वाइन करो। कुल मिला के सिर्फ ये कारण होता है। अभी ये जो कोरोना का केस था, इसमें लोग क्यों इतने ज़्यादा डर गए थे? क्योंकि दिखाया गया कि लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद आपको विटामिन सी की गोली महंगी करके बेची गई, जिंक की गोली आपको महंगी करके बेची गई, बहुत सारी चीज़ें आपको महंगी करके। जो अस्पताल थे उन्होंने वेंटिलेटर वाले बेड एक दिन का 1 लाख रुपए चार्ज कर दिया था आईसीयू में। खुद मैंने उनकी रेट लिस्ट देखी है। तो ये सब क्यों? क्योंकि आपको डराते हैं लोग। तो इस वजह से डरो मत। शिक्षक बनने वाले हो, दिमाग से काम लो, और अगर दिमाग से काम नहीं ले सकते तो भूल जाओ कि शिक्षक बन सकते हो। कड़वी बात है पर सच्ची बात है। तो इस वजह से फायदे देखना सीखो, नुकसान तो इक्का दुक्का होगा, वो मैं भी बता दूंगा बाद में। पहले फायदे तो देखो, कितने सारे फायदे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर पसंद आई है लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में, ताकि सबके मन से डर निकले। ये डर निकालो सबके मन से कि शिक्षा नीति आई है, बस आसमान ही जमीन पे आ जाएगा, पता नहीं क्या ही हो जाएगा, अब तो लगेंगे ही नहीं शिक्षक, अब तो बेरोजगार रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। सरकार इतनी मेहनत क्यों कर रही है? नौकरी देने के लिए कि नौकरी छीनने के लिए? समझ में ही नहीं आते आप लोगों को बात। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करता हूं भाई आपको और ज़्यादा समझाने की फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए और टेंशन फ्री रहो यार। जिंदगी मिली है, जी लो इसको ढंग से, एक ही बार मिलती है। ठीक है, और नौकरी लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भूखा नहीं मरता है। ठीक है, टेक केयर।